ले दे के अपने पास फकत एक नजर तो है, क्यों देखें जिंदगी को किसी की नजर से हम। स्वागत है दोस्तों आप सबका आरसीए विद्वान में। आरसीए विद्वान क्या है? आरसीए विद्वान हर वो व्यक्ति, हर वो शख्स है जिसके दिल में दर्द है अपने देश के लिए, अपने लोगों के लिए, जो कुछ कर गुजरने की तमन्ना रखता है। हर वो शख्स जो खामोशी के साथ किए जा रहा है कुछ ना कुछ अपने स्तर पर, जो उसकी कुव्वत है करने की, जो उसकी ताकत है, जो शक्ति है। आइए हम मुलाकात करते हैं ऐसी शख्सियत से जिन्होंने बहुत लो प्रोफाइल रहकर देश सेवा के लिए, समाज के लिए बहुत कुछ किया है। वो एक मोटिवेशनल स्पीकर है, एजुकेशनल रिफॉर्मिस्ट हैं, एक स्कूल के ओनर हैं और कई सारी ऑर्गेनाइजेशन में ट्रेनर की भूमिका निभा रहे हैं। तो आइए मुलाकात करते हैं हमारे गेस्ट मिस्टर आलोक श्रीवास्तव जी से। तुम आ गए हो तो चांदनी सी कुछ बातें हो, जमीन पे चांद कहां रोज उतरता है। तो आलोक सर नमस्कार, स्वागत है आपका आरसीए विद्वान में। तो जैसा कि हमारे कार्यक्रम का नाम है आरसीए विद्वान, तो इसमें इसका फुल फॉर्म है रायबरेली कोचिंग एसोसिएशन। इसमें शब्द रायबरेली आ रहा है। तो जैसे कि हर शहर में जिम्मेदार नागरिक होना एक बहुत बड़ी बात है, तो आप एक जिम्मेदार नागरिक होना किसे मानते हैं? आप कैसे मानते हैं कि एक जिम्मेदार नागरिक की क्या जिम्मेदारी है? थैंक यू तारिक सर। सबसे पहले तो मैं इस सोच को सलाम करता हूं कि आज रायबरेली कोचिंग एसोसिएशन ने एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया है, और इस सत्र के जो भी कमेटी अध्यक्ष जी हैं, शक्ति ओझा जी, आप सभी लोगों को धन्यवाद। और आपने मुझे कल कॉल किया कि आपको इस पे आना है। पता नहीं मैं इस काबिल हूं या नहीं हूं, लेकिन आपने मुझे बुलाया, अच्छा लगा। देखिए, आपने बात की कि रायबरेली के लिए या लोगों के लिए, समाज के लिए कैसे जिम्मेदारी निभाई जा सकती है। मेरा अपना मानना है कि हमें शुरुआत अपने घर से करनी चाहिए, हमें शुरुआत अपने मोहल्ले से करनी चाहिए, हमें शुरुआत अपने पड़ोस से करनी चाहिए, और हमें शुरुआत स्वयं से करनी चाहिए। अगर हम स्वयं में अपने प्रति जिम्मेदार हैं, हम स्वयं में अपने परिवार के प्रति जिम्मेदार हैं, हम स्वयं में अपने मोहल्ले के प्रति जिम्मेदार हैं, तो अपने आप जिला सुधरेगा, देश सुधरेगा। तो मुझे नहीं लगता कि मैं कुछ ऐसे आगे बढ़ करके और मैं कोई आंदोलन करके कुछ कर रहा हूं, लेकिन जहां पे मुझे लगता है कि चीजें गलत हो रही हैं तो उनको कोशिश करता हूं कि सही हो, या मुझे लगता है कि मैं स्वयं में गलत हो रहा हूं तो उनको सही करता हूं। तो अगर इस देश का, इस शहर का हर व्यक्ति अपने में सुधार ले आएगा तो चीजें अपने आप। यानी आपका मानना है केवल अगर हम व्यक्तिगत रूप से सुधार की अपने ऊपर कोशिश करना शुरू कर दें तो सुधार आ जाएगा। जी, जी। जैसे कि अभी जिम्मेदारी की बात हो रही थी, तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप इस समय कौन कौन सी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं? कम शब्दों में हमारे दर्शकों को बताइए। जिम्मेदारी की बात करें तो अपना इंस्टीट्यूट है, एनटीटी योगा का चला रहा हूँ, नैनो किड्स प्ले स्कूल है, वो मेरी वाइफ देख रही हैं। एडवोकेट हूँ बाय प्रोफेशन, और साथ साथ एक शुरुआत से अंदर जज्बा रहा है कि कुछ मोटिवेट कर सकूं लोगों को, कुछ बता सकूं लोगों को, तो मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में भी काम कर रहा हूँ, स्टूडेंट्स के लिए भी और सेल्स पे भी काम करता हूँ। अभी आपने कई सारे मोटिवेशनल सेमिनार लिए, खास करके अभी आपने कुछ वीडियोस बनाए जिसमें बच्चों के स्ट्रेस पर आपने बात की कि बच्चों को बहुत स्ट्रेस हो रहा है। एक्चुअली एक वीडियो से या बच्चों को मैसेज देने से चीजें खत्म नहीं होंगी। मेरा सबसे पहला जो एक संदेश है वो गार्जियंस के लिए है कि बच्चों पे दबाव मत बनाएं, बच्चों पे प्रेशर नहीं बनाएं। और आज के समय में देखिए थोड़ा सा पीछे आप जाइए तो आज से 30-40 साल पहले, 20 साल पहले हमारे यहाँ क्या होता था कि पढ़ाई तो रहता था, पढ़ने का पीछे भी रहते थी, चीजें रहती थी, गार्जियन भी कहते थे कि भाई हमारा बच्चा आगे बढ़ रहा, और घर पे किचन होता था, सब खाते थे बैठ करके खाना पीना। तो उस समय जो सोच रहती थी फूडिंग पे बच्चों की ज्यादा और खेल पे, इन सब चीजों पे ज्यादा। आज ये दोनों चीजें खत्म हो गई। खाने के प्रति बच्चों का खत्म हो गया है, मतलब कि फूडिंग अच्छी नहीं ले रहे हैं, और फिजिकल खेल पे भी खत्म हो गया। ये सब छोड़ के बाकी सब कुछ है। तो हमें एक गार्जियन के ऊपर एक चीज ये होनी चाहिए कि भैया आपका बच्चा कितना फिजिकल कर रहा है,
कितना दुनिया से बाहरी दुनिया से जुड़ रहा है और फूडिंग उसकी कैसी है। हम इन सब चीजों पे छोड़ दिए तो कुल मिला के हमारे पास दो मुद्दे बचे हैं, पढ़ाई और दवाई जी। हम बच्चे को पढ़ाने के प्रति और बच्चे को दवाई का मतलब ये होता है कि स्वास्थ्य उसका खराब हो रहा है तो हम उस पे तो स्वास्थ्य खराब ना होने पाए उसके लिए हमें सोचना चाहिए गार्जियन को इस पे थोड़ा सा अपनी, तो बच्चों पे प्रेशर कम कर दीजिए। और प्रेशर मतलब ये कि उससे ये नहीं कहना कि बेटा पढ़िए नहीं, लेकिन केवल सिर्फ उसी पे हम झोंक दें बच्चे को, सिर्फ नंबर गेम पे, तो ये थोड़ा सा गलत हो रहा है। साहिल लुधियानवी ने कहा, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। आज की जनरेशन आप देखिए इसी तर्ज पर नहीं चल रही है कि हुक्का लाउंज हो रहे हैं जगह जगह, वो धुएं के कश में अपनी फिक्रों को उड़ा रहे हैं। इस बारे में क्या कहेंगे आप? एक्चुअली देखिए, एक तरफ होता है पेन और दूसरी तरफ होता है मजा। हमारा जो मस्तिष्क है वो मजे की तरफ ज्यादा भागता है। आप मोबाइल भी उठाएंगे तो आप पेन वाली चीजें नहीं लेंगे कि कुछ बता न दे कि हमें ये करना, हम ऐसी चीजों पे जाते हैं जो मजा। तो मजे पे जब हम अपने आप को रखते हैं तो होता क्या है कि हमें लगता है कि थोड़ी देर के लिए हमको वो क्षम्य हो, तो थोड़ी से वो रहती चीजें कि थोड़ी देर के लिए हम अपने आप को बेफिक्र हो गए। लेकिन होता क्या है कि एक चीज और आपने सुनी होगी कि बोया बे पेड़ बबूल का तो आम कसक तो खाए। आप जो बो रहे हो वही आप आगे काटोगे। तो मेरा एक संदेश है बच्चों के लिए कि बेटा मतलब मजे के पीछे कम भागिए। अभी अगर आप पेन ले लोगे तो आगे जिंदगी भर मजे ही मजे हैं, लेकिन अगर अभी आप सोशल मीडिया, टीवी और ये नशे के प्रति ऐसे जाओगे तो जिंदगी में भी सजा बहुत ज्यादा मिलनी है और शायद आपकी जिंदगी यहीं से पता चल जाता है कि आपकी खत्म हो जाएगी आगे लाइफ। अच्छा, आज जो आलोक श्रीवास्तव जी हैं, इनको आज का आलोक श्रीवास्तव बनाने वाला कौन सा इवेंट है जो आपके जीवन का, जिसमें आपकी जिंदगी को झकझोर दिया हो, पूरी तरीके से आपको बदल दिया हो? कोई ऐसा सबक जो आप हमारे दर्शकों को बताना चाहें? हाँ, एक्चुअली बचपन से ही मेरे परिवार के लोग, सब लोगों ने मेरा सपोर्ट बहुत किया और शायद माँ बाप को, मम्मी पापा को ये भरोसा था कि ये जो करेगा वो सही करेगा, तो उन्होंने कभी हमें रोका ही नहीं। दूसरा जो मुझे रहा कि मेरी वाइफ ने मुझे बहुत सपोर्ट किया और वो हमारे पीछे से एक बैकबोन की तरह उन्होंने हमें साथ दिया और आज भी देती चली आ रही है। जो चीज मुझे कहते हैं ना कि टर्निंग पॉइंट रहा मेरी लाइफ का, तो जब मैं बीएससी कर रहा था तो मेरी आदत थी कि मैं हमेशा से अर्निंग के प्रति बड़ा अपने आप को आगे कोशिश करता था कि कुछ ना कुछ अर्न करता चलूं। तो मेरे एक रिलेटिव गुजरात में रहते हैं, तो मैं हर साल वहां चला जाता था। तो एक बार तो वहां कुछ ना कुछ अपना पार्ट टाइम करके 1-2 महीने कुछ इनकम हो जाती थी। तो मैं जब एक बार 1.5-2 महीने वहां मैंने जॉब की और 5 किलोमीटर जाना पैदल, 5 किलोमीटर आना, और उसके बाद भी तो मुझे एक चीज लगी कि यार जो व्यक्ति रायबरेली में रह करके अपने घर का भोजन करके, अपने माँ बाप के साथ रह करके, अपने परिवार के साथ रह करके कुछ नहीं कर सकता तो बाहर वो कुछ नहीं कर पाएगा। तो मुझे लगा यार इससे बढ़िया तो अपना रायबरेली में चल के मेहनत करें। और मैं वहां से आया तो मेरा बीएससी का रिजल्ट नहीं निकला था, तो मैंने कोचिंग डाली और मैंने कहा अब इसी में कुछ करना है और कर गुजरना। तो मुझे बड़ा अच्छा लगने लगा कि अपने लोग, अपना घर, अपनी चीजें। तो वो चीज मुझे एक पावर की तरह काम की कि यार वहां क्या था, कोई जानता भी नहीं था मुझे और उस तरह से घर वाली चीजें नहीं थी। यहाँ पे घर पे भी है, सपोर्ट भी है, मम्मी पापा, भाई बहन और सब चीजों का भी चीजें हैं। तो ये सब करने के बाद तो अपने लोगों के बीच अगर हम कर सकते तो वो मेहनत हमने आकर के यहाँ करनी शुरू की और वही मेहनत। और दूसरा एक था कि कुछ खोने को नहीं था, अपने पास कुछ खोने को नहीं था तो कोई डर नहीं था, तो फ्री हिट हमेशा करते रहे। तो कभी यानी जब खोने को कुछ ना हो तो पाने को पूरी दुनिया। जी 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 जी। पुराने जमाने में कुछ गाने इस तरह के होते थे, ना हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। आज की जनरेशन में आप देखिए बहुत पढ़ने लिखने के बाद, आधुनिक होने के बाद, टेक्नोलॉजी को अपनाने के बावजूद आप देखिए कट्टरपंथा बहुत ज्यादा बढ़ रही है, कट्टरपन बहुत बढ़ रहा है। और आज की जनरेशन को जो कि इन सब चीजों से दूर होना चाहिए, हमारे देश में देखा जा रहा है कि इस चीज में बहुत ज्यादा लोग आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। क्या कहेंगे इस बारे में?
एक्चुअली आज का जो युग है ना वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पे काम करता है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का मतलब कि आपके मोबाइल पे एक मैसेज आ गया कि इसे अगर 10 लोगों को नहीं भेजोगे तो आज एक बुरी खबर मिलेगी। तो जो 10 को नहीं भेज पाया उसके दिमाग में है कि यार बुरा होना है हमारे साथ, और जो 10 को भेज गया तो 10 का 10 100 बढ़ता चल रहा है। आज होता क्या है कि हम अपने घर से शुरुआत करें या अपने माँ बाप से, अपने पूजा घर से या अपने इबादत जहां पे होती वहां से शुरू करें, तो शायद वहां पे कोई टाइम नहीं दे रहा। हम क्या है दिखावे की दुनिया पे ज्यादा चलने की कोशिश कर रहे हैं, और सभी धर्म यही कहते हैं कि हमें संस्कार पूर्वक अपना जीवन यापन कर। कोई धर्म ये तो नहीं कहता कि चाचा को नमस्ते ना करना या मम्मी के पैर नहीं छूना है, पापा के पैर नहीं, कोई धर्म नहीं कहता। बट ये सब तो हम नहीं कर रहे हैं, आज की जनरेशन ये नहीं मतलब कर रही। सहिष्णुता घटती जा रही है, हाँ। मतलब इंटॉलरेशन बढ़ रहा है जी, धीरे-धीरे तो से। ये सब हम ना करके और हम दिखावे पे और सोशल मीडिया पे ही कट्टरपंथी दिख रही है। और वही हमने कहा ना, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, नॉलेज कुछ नहीं है बट जो इंफॉर्मेशन मिली उसी को आगे बढ़ाते चले जाए, इससे बचना चाहिए हमें। जी। सफलता को अगर परिभाषित करना हो एक लाइन में तो आप कैसे करेंगे? सफलता को अगर हम परिभाषित करें तो लोगों की नजर में आज का जो सफलता का मतलब ये होता है कि जितना पैसा कमा ले, जी। यानी कि अंबानी सफल है या टाटा सफल है। मेरी नजर में एक रिक्शे वाला अगर सुकून की 2 रोटी खा रहा है और मुस्कुरा के अपने परिवार के साथ रह रहा है और उसको अच्छी नींद आ रही है तो वो सफल है। बहुत अच्छी बात कही आपने कि अगर आदमी सुकून में है, पीसफुल जी, है, तो वो सफल है। जैसे कि अभी आने वाले दिनों में बोर्ड एग्जाम्स शुरू होने वाले हैं, तो बड़ा प्रेशर होता है बच्चों पर, उनके पेरेंट्स पर बड़ा प्रेशर होता है, तो उसको कैसे हैंडल करें, कुछ आप सजेशन देंगे? हाँ, मेरा बच्चों को संदेश है, देखिए प्रेशर अगर आप ले लेते हैं, कहते हैं कि युद्ध लड़ने से पहले अगर आपके दिमाग में आ गया डर, तो डर वाला व्यक्ति आधा तो वैसे भी हार जाता। सबसे पहली चीज तो एकदम प्रेशर ये दिमाग से हटा दीजिए कि नॉर्मल जो आप एग्जाम देते, होम एग्जाम देते, 9th का एग्जाम देते, वैसे ही ये भी एग्जाम है। इस एग्जाम में कोई बोर्ड का हुआ नहीं, कोई टाइगर शेर नहीं बैठा हुआ कि अगर आपने कम किया तो आपको, तो एक प्रेशर, दूसरा नंबर का जो एक प्रेशर रहता, इसको हटा करके ये करिए। तीसरी चीज ये है कि आप ज्यादा पढ़ाई के चक्कर में अपना जो 24 घंटे का रूटीन है उसको डिस्टर्ब ना करें। कभी कभी बच्चे क्या करते हैं, मुझे पूरा सिलेबस पढ़ना है, तो रात में 2 बजे तक जग गए, 3 बजे तक जग गए। तो अगर आप एबनॉर्मल अपने को रख लिया, नींद नहीं पूरी किया, ज्यादा प्रेशर ले लिया, ज्यादा डर ले लिया, तो वो हावी हो जाएगा आपके वो 3 घंटे में। तो आप अपने को एकदम नॉर्मल रखिए, एकदम फ्रेश रखिए, बढ़िया नहा धो करके आराम से और कुछ गुनगुनाते हुए माइंड को एकदम बढ़िया सा वो करके जब आप अपना प्रेजेंटेशन कॉपी पे पूरा दोगे नॉर्मल उस पे, तो बहुत अच्छा करोगे। और उस प्रेशर को हटा दिए कि मम्मी ने कहा था ज्यादा नंबर आएंगे तो साइकिल मिलेगी, पापा ने कहा था ज्यादा नंबर आएंगे तो मोबाइल, ये चीज को एकदम हटा करके नॉर्मल एकदम रह करके काम करिए। इंग्लिश में वर्ड है डायनामिक पर्सनालिटी। जैसा कि डायनामिक का मतलब यहाँ पर इससे होता है कि एक व्यक्ति जिंदगी में बहुत सारे रोल्स अदा करता है, कहीं पर बेटा है, कहीं पर बाप है, कहीं पर भाई है, तो इन सारे रोल्स में सामंजस्य बिठाना कितना कठिन मानते हैं आप? डायनामिक पर्सनालिटी, पहले आपने सवाल किया कि डायनामिक पर्सनालिटी, एक डायनामिक, देखिए जंगल में तमाम सारे जानवर रहते हैं। अगर जंगल में हम बात करें तो सबसे भारी जानवर हाथी है, सबसे लंबा अगर हम जानवर करें तो जिराफ है, सबसे चालाक लोमड़ी है, सबसे फुर्तीला चीता है, सबसे तेज जो है हिरन भागता है। बट ये सारी क्वालिटी शेर के अंदर नहीं है, नहीं, बट वो किंग है। क्यों? डायनामिक है, यानी वो हमेशा जो है डिफेंस की तरफ नहीं रहता है, हमेशा एग्रेसिव रहता। तो ये चीज एक होनी चाहिए। दूसरा जो तारतम्य की बात होती, तो आपके सामने एक साथ सारे रिश्ते नहीं खड़े हैं। आप कभी बच्चों के साथ हो, कभी वाइफ के साथ हो, कभी माँ के पास हो, कभी समाज में स्टूडेंट्स के साथ हो, कभी, तो आप जब जिस किरदार में हो उस किरदार को 100% निभाने की कोशिश करिए। यानी कि जो किरदार आपको दिया जाए, उस जिस किरदार का आपको निभाना, तो उसको उस समय 100% जब आप दोगे तो आप अच्छा कर लोगे। आज का एजुकेशन सिस्टम कितना रेलेवेंट है और आपके हिसाब से इसमें क्या चेंजेस होने चाहिए, क्या बदलाव होने चाहिए? हाँ, आज के एजुकेशन सिस्टम में क्या है कि जो अपने यहाँ का एजुकेशन सिस्टम है कि बच्चा बीए करके निकलता है या एमए करके निकलता है तो वो बेरोजगार होता है। यानी कि उसको ऐसी कोई चीज नहीं मिल रही है कि वो अगर जॉब नहीं भी मिलती है तो उस चीज से, जैसे
पाइथागोरस प्रमेय बच्चे ने खूब याद की, बट अगर बच्चा बीए करके एमए करके निकलता है तो क्या पाइथागोरस प्रमेय से वो पैसे कमा सकता है? हम कोचिंग और ट्यूशन की बात छोड़ दीजिए। तो हमें बचपन से ही बच्चे को कुछ ऐसे टेक्निक देनी चाहिए, ऐसे टेक्नोलॉजी देनी चाहिए, ऐसे सेल्स प्रमोशन की बातें करनी चाहिए कि अगर उसे जॉब नहीं मिल रही है, जब तक उसको नौकरी नहीं मिल रही है तब तक वो बेरोजगार ना हो। तो अभी अपने जो एजुकेशन सिस्टम में है सब कुछ सिखाया जाता है, लेकिन थपेड़ों से कैसे लड़ना और कैसे बचना ये नहीं सिखाया जाता। हमारे पास एजुकेशन तो होता है, हमारे पास नॉलेज तो रहता है, लेकिन एक्चुअल जो थपेड़े मार्केट में उसको लगते हैं उनको सहने की उसके पास क्षमता नहीं होती। तो बच्चे को कहीं ना कहीं एजुकेशन के साथ साथ इन चीजों से भी उसको गुजरना चाहिए कि बेटा आज आपको 100 रुपए दिए जा रहे हैं, इन 100 रुपए से आपको एक स्टॉल लगा करके इसी स्कूल में आपको 200 बनाने हैं, आपको एक असेंबल ये चीज करनी है। तो ये जो प्रैक्टिकली चीजें बच्चे के अंदर आएंगी तो शायद मार्केट में भी वो अच्छे से सरवाइव कर पाएगा। सही। आजकल देखा जाता है, मैंने जो बहुत ऑब्जर्व किया कि पेरेंट्स और बच्चों के बीच में एक शीत युद्ध जैसी पोजीशन रहती है, और टीन एज के बच्चों को देखा जाए तो उनके लिए सबसे बड़े दुश्मन उनके माँ बाप है, अक्सर, सबके साथ नहीं अक्सर। जी। तो पेरेंट्स को से ही बात हम कर सकते हैं, बच्चों को समझाने की जरूरत नहीं, बच्चे आजकल के बहुत समझदार हैं। आप गार्जियंस को क्या संदेश देना चाहेंगे? मुझे लगता है कि सबसे पहले तो ये है कि हम बच्चे को टाइम नहीं दे रहे हैं पूरा। देखिए, एक बच्चा 8 बजे स्कूल के लिए निकलता है, 2 से 3 बजे स्कूल से आता है, फिर उसके बाद गार्जियन 5-7 बजे घर आता है। माँ बाप, या आज हम देख रहे हैं कि माँ बाप दोनों जॉब में हैं तो बच्चे को आया और मेड के सहारे छोड़ देते हैं। सबसे पहली चीज, बच्चे के साथ आपको फ्रेंडली रहना पड़ेगा। बच्चे के अंदर ये चीज होनी चाहिए कि मुझे हर चीज माँ बाप से शेयर करनी है। यहाँ पे क्या हो गया कि माँ बाप से शेयर करेंगे तो या तो डांट खा जाएंगे या स्कूल से नाम कटवा देंगे। तो जब बच्चे को एक आप इस फियर फैक्टर से बाहर ले आइए कि बेटा आपको कुछ भी, और बच्चा जब बताए कोई चीज तो 1-2 बार आप प्रूफ करके दिखा दो कि देखो मैं, मतलब बच्चे को लगे माँ बाप गुस्सा नहीं होते। आप जब इस तरह से प्रूफ कर दोगे वो कुछ भी, यहां क्या होता, बच्चे ने कुछ भी बताया कि मम्मा आज हमको डांट पड़ी स्कूल में, और उन्होंने क्यों डांट पड़ी, हमने बगल वाले बच्चे की पेंसिल चुरा ली, माँ ने 2-4 थप्पड़ और लगा दी। दोबारा वो नहीं बताएगा। बट अगर माँ बाप ये प्रूफ करते चले जाएं इस चीज को कि हम दोस्त हैं आपके, हाँ हम दोस्त हैं, आप हमसे शेयर करोगे तो हम सोल्यूशन निकालेंगे। मतलब ये ना करें कि दोस्त बन के राज मालूम कर ले और फिर दुश्मनी अदा करें। हाँ, ये नहीं होना चाहिए। तो जब सोल्यूशन देने लगेंगे तो बच्चों को लगेगा कि यार बाहर से अच्छा हम अगर अपने पेरेंट्स से कोई चीज शेयर करेंगे तो उसका सोल्यूशन हमें अच्छा मिलेगा। यानी अगर हम वास्तविक दोस्त बन जाएं उनके, तो उन्हें बाहर दोस्तों की तलाश नहीं करनी पड़ेगी। और दूसरा, जब बच्चे बहस करें तो बहस से बचें, उस समय बचें, आर्गुमेंट ना करें। आर्गुमेंट आप उस समय बहस से बचें, क्योंकि बहस में या तो आप जीतोगे या हारोगे। जीतोगे तो बच्चा अपने को महसूस करेगा, हारोगे तो बच्चा कहेगा यस हम तो सही थे। उस समय बहस से आप बचें, और फिर धीरे से शाम को खाना खाते वक्त, हाँ बेटा बताओ क्या कह रहे थे तुम, तो थोड़ा सा चीजें और अच्छी होंगी। बहस से बचेंगे तो चीजें और खराब होती चली जाएंगी। बहस से बचना चाहिए, बच्चों को समझना चाहिए। और बच्चे कभी कभी बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड होकर के बाहर से आते हैं, फ्रेंड ने कुछ कह दिया या स्कूल में कुछ कह दिया, सजा मिल गई, तो उसमें आप डबल उसको वो कर देते हो। तो इन सब चीजों को समझना पड़ेगा गार्जियन को। आरसीए के संरक्षक के रूप में और आरसीए के पूर्व अध्यक्ष के रूप में आपने लगभग बहुत सारी कोचिंग्स के साथ काम किया है, तो आप कोचिंग संचालकों को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि वो अपने सिस्टम में क्या बदलाव ला सकते हैं जिससे उनमें भी सुधार हो, उनका बिजनेस भी बढ़े और वो बच्चों के साथ, स्टूडेंट्स के साथ ज्यादा अच्छा सामंजस्य बिठा सके? देखिए, मैं 99 में मैंने इंस्टीट्यूट अपना डाला और कोचिंग मैंने 2008 तक बहुत अच्छी चलाई। हमें समय के साथ अपने आप को परिवर्तित करना पड़ेगा जी। जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति कहता है कि यार पीसीओ वाले ने तो बहुत कमा लिया पीसीओ में 90 के दशक में। अब आज हम पीसीओ चला करके कहा भैया पीसीओ भी है, छोला भटूरा भी साथ में देंगे, कॉफी भी आपको पिलाएंगे, कोई कॉल करने नहीं आएगा। आज हमको अपने इंस्टीट्यूट को अपडेट करना पड़ेगा जी। आज हमको अपने इंस्टीट्यूट को ऑनलाइन सिस्टम पे ले जाना पड़ेगा। और साथ साथ देखिए होता क्या है कि हमको नीड एनालिसिस पे काम करना पड़ेगा कि मार्केट की नीड क्या है, ठीक है। उन सब चीजों पे अगर हम फोकस करेंगे, जैसे आज ऐड की बात करें
तो 60% ऐड हमारा सोशल मीडिया कवर कर रहा है। ऑनलाइन उसके बाद भी हम पोस्टर, बैनर, इस पे अपना एक्सपेंसेस कर रहे हैं। तो हमें उस पे फोकस करना चाहिए कि हम किस कैटेगरीज के लोगों में हमारा ऐड पहुंचना है, कैसे ऐड हिट होना है। तो इन सब चीजों का हमें लगता है कि आरसीए में एक ट्रेनिंग सेशन भी होना चाहिए। जो हमारे नए नए डायरेक्टर्स आ रहे हैं, नई नई कोचिंग्स खुल रही, उनको भी बताना चाहिए, क्योंकि अब चीजें बदल रही हैं। और ऐसा ना हो कि हम बदलाव को एक्सेप्ट ना करके सीधे लड़ाई मतलब आपका सजेशन ये है कि एक जो ओनर है उसको खुद ट्रेनिंग लेनी चाहिए, पहले एक बार समझ लेना चाहिए उन लोगों के जो उनके पास अनुभव है। अगर वो ऐसा कर लेंगे तो मार्केट से उनको स्टूडेंट मिलने में आसानी रहेगी और स्टूडेंट को अच्छी सर्विस देने में आसानी रहेगी। पेरेंट्स के साथ कैसे मीटिंग करना है, क्योंकि अब बहुत समय बदल गया। पहले बच्चा 3 घंटे बैठ के पढ़ता था, अब बच्चा 45-45 मिनट के पीरियड्स पे चेंज करता है। तो चीजों को थोड़ा सा अगर अच्छे से बेहतर से समझ लेंगे तब शायद सरवाइव करने में बहुत आसानी होगी। बड़े बड़े एजुकेशनल ब्रांड्स आ रहे हैं रायबरेली जैसे छोटे शहरों में, तो यहाँ पर छोटे कोचिंग इंस्टीट्यूशंस का सरवाइव करना मुश्किल हो रहा है। और ये लोग आते हैं 1-1 लाख रुपए फीस एक झटके में ले जाते हैं, वहां पर कोई उनसे कुछ नहीं कह पाता। और जो लोग 1000, 2000, 3000 रुपए में पढ़ा रहे हैं उनसे फीस वापस लेने के लिए, लड़ने के लिए लोग आ जाते हैं। तो क्या कहेंगे इस पर? अच्छा, 2 चीजें हैं। जैसे जो बड़े बड़े ब्रांड्स आ रहे हैं, उन्होंने कभी शुरुआत की होगी, एक शहर से शुरू किया होगा, और वो भी एक बिजनेसमैन है, वो चोरी तो कर नहीं रहे, डाका भी नहीं डाल रहे हैं। वो बड़े ब्रांड्स आपके रायबरेली में आ गए तो रायबरेली के लोगों के लिए अच्छी बात, सौभाग्य की। बट अगर हम एज ए कंपटीटर बात करें तो हमारे बड़े कंपटीटर आ गए। हमें नहीं मालूम था कि अचानक से हमारे शहर में डायनासोर आ जाएगा, और हमने उसके लिए तैयारी भी नहीं कर रखी थी। तो हमने क्या कहा ना कि अगर हम अच्छे से कंपटीशन करेंगे, बड़ा ब्रांड हो या छोटा ब्रांड हो, बात होती स्टूडेंट के सेटिस्फेक्शन की। सही। अगर वो रिजल्ट नहीं देंगे रायबरेली के अंदर तो 2 साल बाद हो सकता असफल हो जाए। हम अगर रिजल्ट देंगे अच्छा तो हम 2 साल बाद सफल हो जाएंगे। हमें धैर्य के साथ स्टूडेंट से अच्छे रिलेशन बना करके, गार्जियन को समझा करके चीजों को करना है, और बड़े ब्रांड से के साथ हमें कंपटीशन करना है। तो उस कंपटीशन को समझना पड़ेगा कि कैसे, हम किसी को रोक नहीं सकते। बिल्कुल नहीं कि भैया आप रायबरेली में मत आइए, आप लालगंज न जाइए, आप दलमऊ न जाइए। वो भी एक बिजनेसमैन है, वो भी कहीं भी जा सकते हैं बिजनेस करने। नहीं, ये कुछ उसी तरह हो रहा है जैसे मॉल्स आए थे तो छोटे छोटे दुकान जो थी उनको खा गए वो। तो ऐसे ही कुछ नहीं दिख रहा है कि ये बड़े मॉल्स हैं एजुकेशन के और ये छोटे दुकानों को खा जाएंगे। बहुत से मॉल्स रायबरेली में बंद हो गए, आपको पता है कि नहीं पता? हाँ, ये हुआ है ना। सबसे पहले एक मॉल आया था सिविल, वहां पे गोल चौराहे के पास, जी, बंद होकर के चला गया। बहुत से मॉल्स, कलकत्ता बाजार बंद होकर के चला गया। बहुत से होटल आकर के यहाँ पे बंद होकर के चले गए। तो हम ये नहीं कह सकते कि बड़े आए हैं तो छोटे को खा ही जाएंगे, क्योंकि छोटे का रिलेशन अगर अपने लोगों से अच्छा है तो उसके हाँ, कुछ दौर ऐसा, कुछ समय ऐसा आएगा कि हमें फाइट करना पड़ेगा, कंपटीशन करना पड़ेगा। लेकिन हम अपना बोरिया बिस्तर बांध लें कि भैया अब तो मॉल आ गए तो हमारा नहीं चलेगा। और मार्केट में आपको कोई ऐसा नहीं लग रहा होगा कैपरगंज में कोई शॉप बंद हो गई है या कोई कपड़े की दुकान बंद हो गई है। जो अच्छे से सरवाइव कर रहा है वो कर रहा है, इनका आना जाना लगा रहेगा। लेकिन हमें अपने आप को मेहनत के साथ प्रूफ करना पड़ेगा। ये एक संदेश, थोड़ा सा चीजें बदल रही, मैंने पहले भी कहा। हम भी अपने यहाँ एक टेलीकॉलर रख सकते, जो छोटे ब्रांड है। हम भी बात कर सकते अपने कस्टमर से, जो कस्टमर आए उनका भी हम डाटा रख सकते, कौन आ रहा, कैसे आ रहा। उनको हर महीने कूपन्स भेज सकते हैं, उनको एक सेलिब्रेशन के साथ बुला सकते हैं कि ये हमारे यहाँ हो रहा है आप लोगों के लिए। तो कुछ चीजें चेंज तो करनी पड़ेंगी, समय के साथ बदलाव होना पड़ेगा। पहले आपके यहाँ कुकर नहीं रहा होगा, कुकर की सीटी से डर लगता रहा होगा, अब मोहल्ले में खूब बजती हैं सीटियां। तो चीजें चेंज हो रही हैं, हमें उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। जी। स्पोकन इंग्लिश की बात की जाए तो 2 तरह के लोग हैं। कुछ का मानना है कि बिना अंग्रेजी के आप सरवाइव नहीं कर सकते, और कुछ का मानना है हटाओ अंग्रेजी सीखना ही नहीं है जी, तो बड़ी विदेशी भाषा है और अच्छी चीज नहीं है। तो आप किस तरफ रहेंगे, या आप इन दोनों के बीच में कौन सा रास्ता ढूंढेंगे? मेरा मानना कि देखो, मैंने भी कोशिश की थी कि जब हम लोग पढ़ रहे थे तो उस समय यहाँ कोई स्पोकिंग इंग्लिश नहीं थी। तो हम लोग लखनऊ जाकर के कोशिश किया, फिर एक रैपिडेक्स इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स आता था, उसको भी खरीदा था। गुड मॉर्निंग ग्रैंडपा, गुड मॉर्निंग ग्रैंडफादर, वो भी खूब रटा। लेकिन हमारे अंदर कॉन्फिडेंस था ज्यादा, या कम ये कह ली तो भाई मैं कह देता हूँ मुझे इंग्लिश ज्यादा नहीं आती, हिंदी में बात कर सकते हो तो बताओ, तो मातृभाषा है। लेकिन आज की जनरेशन जो है, जिसको अब देखिए फॉरेन में भी लोग जा रहे हैं, बहुत ज्यादा जा रहे हैं, और हर जगह इंटरव्यू में भी इंग्लिश, तो इंग्लिश सीखनी चाहिए। इंग्लिश आना चाहिए।
अब मुझे नहीं आती तो मैं तो कहूंगा कि आए चाहे ना आए, लेकिन जिसको अभी टाइम है बच्चे के पास, मतलब अगर आप सीख सकते हैं तो आपको सीखना हाँ, अगर चाहिए। आप अपने यहाँ मुझे सिखाएंगे तो मैं अभी भी सीखने को जी। तैयार हूं। लेकिन ये किसी भी चीज को एक पीड़ा और दर्द नहीं बना लेना चाहिए। जी जी अरुणिमा सिन्हा के पैर नहीं था तो वो एवरेस्ट फतेह कर गई। जी जी, बिल्कुल। अगर नहीं है तो उसको दर्द मत बताओ दर्द कि ना ऐसा होता तो मैं कर लेता, बट अगर कर सकते हो तो स्पीकिंग जरूर करनी चाहिए। और अभी फॉरेन में लोगों को बुलाया जा रहा है, जॉब के लिए बहुत जा रहे हैं, तो ये एक यूनिवर्सल लैंग्वेज है और इसको सारे बच्चों को आना चाहिए, मेरा मानना है। अच्छा, हार्ड स्किल्स यानी कि टेक्निकल नॉलेज और डिग्रीज, उनके मुकाबले आप प्रैक्टिकल नॉलेज यानी सॉफ्ट स्किल्स को आप किस नजर से देखते हैं? आपके हिसाब से कौन सा चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है? प्रैक्टिकल नॉलेज और सॉफ्ट स्किल ज्यादा इंपॉर्टेंट है या टेक्निकल नॉलेज और डिग्री ज्यादा इंपॉर्टेंट है? हमारी नजर से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है भूख। जी। जिस इंसान के अंदर भूख होगी वो कोई भी नॉलेज, कोई भी स्किल लेके आगे बढ़ जाएगा। अगर भूख ही नहीं है जी। तो आप कितना भी परोस दो किसी के सामने, यानी आगे बढ़ने की ललक, आगे बढ़ने का जोश, जुनून, उसके साथ जो भी आपको लगता हो कि आप इस लाइन पे जाना चाहते हो तो उस लाइन की नॉलेज और उस लाइन की स्किल ले लो। लेकिन आपका सॉफ्टवेयर हमेशा स्ट्रांग होना चाहिए, सॉफ्टवेयर नेगेटिव चीजें नहीं होनी चाहिए, हार्डवेयर कैसा भी हो चलेगा। तो नॉलेज होना, उस नॉलेज को प्रमोट करना, एग्जीक्यूट करना, दोनों में बहुत अंतर होता है। तो आप उस नॉलेज को कैसे मार्केट में सिद्ध कर पा रहे हो कि आपके अंदर नॉलेज है। नॉलेज बहुत लोगों के पास है लेकिन हर आदमी जो है तारिक खान नहीं बन पाएगा। नॉलेज बहुत लोगों के पास है, हर आदमी जो है अच्छी स्पीकिंग नहीं कर सकता। उस चीज को करना कैसे है, ये सबसे ज्यादा जो है इंपॉर्टेंट है। नहीं, मेरा सवाल ये था कि जैसे बहुत से लोगों का मानना है कि अगर आपके पास प्रैक्टिकल नॉलेज है, सॉफ्ट स्किल्स हैं, तो डिग्री की जरूरत नहीं है। वहीं कुछ लोगों का कहना है नहीं नहीं, आप डिग्री लो, आप इंजीनियरिंग करो, आप ऐसा करो, ये सॉफ्ट स्किल्स से कुछ नहीं होता। वहाँ बीच का एक रास्ता निकलता है कि नहीं, अगर आपके पास डिग्रीज है तो आप उसके साथ साथ थोड़ा सा सॉफ्ट स्किल्स भी लेके चलिए। तो कौन अगर डिग्री के साथ सॉफ्ट स्किल है किसी के अंदर तो वो जल्दी सफल होगा। अगर डिग्रीज के साथ सॉफ्ट स्किल्स हैं तो वो जल्दी सफल होगा। अगर डिग्रीज के साथ प्रैक्टिकल नॉलेज है तो वो जल्दी सफल होगा। दूसरा एक मैं संदेश ये देना चाहता हूं कि चाहे आपके पास सॉफ्ट स्किल हो, चाहे डिग्री नॉलेज हो, समय से आपको गियर बदलना पड़ेगा। जैसे आपकी ट्रेन 2 बजे की है और आपकी ट्रेन 2 बजे वाली छूट गई, दूसरी ट्रेन आपकी 3 बजे की है, तो 3 बजे वाली ट्रेन में जो फ्रेश पैसेंजर होगा वो ज्यादा आएगा, वो एकदम फ्रेश रहेगा, बढ़िया, घर से तुरंत आया, आप 1 घंटे का सफर कर चुके हो उस प्लेटफॉर्म में, तो आपको धक्का देने वालों की कमी नहीं रहेगी। उसी तरह जैसे ही समय रहते बच्चा ग्रेजुएट किया, जैसे आके कंपटीशन बीट कर लिया, लेकिन आप अगर 1 साल बैक हो गए, 2 साल बैक हो गए, तो नए जो बच्चे हैं, और हर साल 10% ज्यादा इंप्रूवमेंट के साथ बच्चे आ रहे हैं, तो नए बच्चे आपको आगे, तो आप दोनों नॉलेज का कॉम्बिनेशन बना करके सॉफ्ट एंड प्रैक्टिकल नॉलेज जो भी चीजें हैं, आगे जल्दी सफल हो सकते हो। कहते हैं कि हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ है, तो आलोक श्रीवास्तव जी इसको किस तरह से लेते हैं? क्योंकि आज की जनरेशन पहले वो कामयाब औरत ढूंढने के चक्कर में पड़ी हुई है। कुछ ढूंढने से कुछ नहीं मिलता है, ये सब गॉड की प्लानिंग होती है। और मेरे पीछे भी वाइफ का मेरे बहुत सपोर्ट रहा है और अभी भी है। तो आप एग्री करते हैं? हम एग्री करते हैं। और रही बात ये कि हम केवल ये मान लें, मतलब उन लोगों को भी मैसेज है कि भैया हमारे पीछे कोई है नहीं, ऐसा तो नहीं कर पाएंगे, तो मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री और बहुत से लोगों से भी किसी पीछे नहीं भी है तब भी लोग कर लेते हैं। ठीक है, बात यह है कि अगर ऐसा कुछ आपको पार्टनर अच्छा मिल जाता है तो ये शायद आसान हो जाएगी। मानसिक स्वास्थ्य को लेकर के बहुत सी दिक्कतें आ रही हैं, उसके बारे में आप कुछ? हमारे सफलता के लिए 3 स्वास्थ्य का बहुत जरूरी है, मानसिक, शारीरिक और सामाजिक। आज का बच्चा मानसिक रूप से भी स्वस्थ नहीं है, सामाजिक रूप से भी स्वस्थ नहीं है और शारीरिक रूप से भी स्वस्थ नहीं है। सामाजिक का स्वस्थता अगर बात करें तो मामा फूफा चाचा ही को नहीं पहचानता है, और शारीरिक स्वास्थ्य बात करें तो मैगी का प्रोडक्ट है, वो मैगी खा करके अगर आगे बढ़ रहा है और कम्प्लान बॉय है, तो ये भी चीज नहीं हो पा रही। जैसे हमारे पेरेंट्स कहते हैं हमने असली घी खाया है, हाँ, तो वो भी नहीं है, हम लोग चना और रोटी खा करके आगे बढ़े हो। और मानसिक स्वास्थ्य के लिए जो जरूरी है वो है पॉजिटिव एनवायरनमेंट।
हमारे ही माँ बाप हमसे बच्चे से कहते हैं तुम ये नहीं कर सकते हो, ऐसा नहीं कर पाओगे, नहीं बेटा तुम सब कर सकते हो, तुम्हारे अंदर क्षमता है, तुम ये कर ले जाओगे, है ना। तो ये चीजें जब होगा तो हमारा मेंटल जो स्वास्थ्य होगा, मानसिक स्वास्थ्य होगा, वो ज्यादा इंप्रूवमेंट करेगा। और अगर मानसिक स्वास्थ्य सुदृढ़ है, मानसिक स्वास्थ्य में इंप्रूवमेंट है हमेशा, तो सफल होने में कोई दिक्कत नहीं अब सीधे दो टूक आपसे एक सवाल कि आज की जनरेशन में एक बात जो आपको सबसे अच्छी लगती है और एक बात जो बहुत बुरी लगती है। आज की जनरेशन में एक बात जो सबसे अच्छी लगती है कि वो अपने प्रति जिम्मेदार हो रहा है, मतलब कि उसके पास नॉलेज बढ़ रहा है और वो खुद में, हमने देखा कंपटीशन के प्रति और कंपटीशन कोचिंग ज्वाइन करना और जॉब के प्रति, पहले ऐसा कुछ नहीं था। एक चीज तो ये, और एक बात जो सबसे खराब है कि उसके अंदर पेशेंस नहीं है, पेशेंस नहीं है, अधीरता है। तो पेशेंस के साथ अगर, मतलब उसको लगता है कि हम तो हमें सब मालूम है, आपको क्या पता, ठीक है। तो पेशेंस के साथ और अपने से बड़ों से सीख करके, अपने से बड़ों से समझ करके, जैसे आज टेक्नोलॉजी युग हो गया, लेकिन टेक्नोलॉजी युग ये थोड़े कहता कि बड़ों का सम्मान ना करो, टेक्नोलॉजी युग ये थोड़े कहता कि भैया आप जो है अच्छा खाना ना खाओ, आप चाउमीन पिज्जा और बर्गर ही खाओ। तो अगर दोनों का, जिस बच्चे के अंदर दोनों का कॉम्बिनेशन अच्छा हो गया, टेक्नोलॉजी युग में भी वो उन चीजों को भी बेस लेके चल रहा है, नैतिकता, नैतिक शिक्षा, तब वो ज्यादा अच्छा सफल होगा। अब अंत में आप क्या मैसेज देना चाहते हैं आज इस आरसी विद्वान के प्लेटफॉर्म से, स्टेज से, पेरेंट्स को और बच्चों को? यह हमारा अंतिम सवाल है। देखिए, मैं मैसेज यही देना चाहता हूं पेरेंट्स को, सबसे पहले कि माना कि अर्थयुग है ये, माना कि हमें पैसे की बहुत जरूरत है, बट अगर हमारी संतान ही खराब हो गई तो वो पैसा हम किस काम का। तो हमें अपने पेरेंट्स से ये कहना है कि प्रॉपर समय दें, अपने बच्चे को प्रॉपर समय दें और बच्चे को मशीनरी मत बनाएं। बच्चे के अंदर देखें कि उसके अंदर टैलेंट क्या है, उस टैलेंट के प्रति उसको जागरूक करके उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करें। और बच्चों को हमारा मैसेज यह है कि बेटा, लाइफ में कभी कोई चीज ऐसी नहीं है कि इंड हो जाएगी। अगर कोई व्यक्ति, कोई बच्चा फर्स्ट अटेम्प्ट में फेल हो गया तो अभी कई अटेम्प्ट उसके पास हैं। मतलब ये मत सोचो कि ये नहीं हुआ तो मैं ये कर डालूंगा और मेरी जिंदगी खत्म। आप लड़ते रहिए, हो सकता भगवान आपके लिए, ऊपर वाला आपके लिए कुछ अलग प्लानिंग करके आया हो। तो पेरेंट्स बहुत ज्यादा अर्थ से अलग हटके बच्चों को भी समय दें, प्रॉपर समय दें। और रिश्तेदारी में नाना नानी दादा जहां भी वो बच्चों को घुमाने की कोशिश करें। ये टूर वाला सिस्टम जो होता है ना, साल में एक बार लेकर नैनीताल आगरा लेके चले, थोड़ा सा बच्चों को इन माहौल में लेकर के चलेंगे और बच्चे भी थोड़ा सा अपने से बड़ों के साथ, परिवार के साथ जुड़े और घुले, बाहर की दुनिया से अलग हट करके। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए, आप बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। हमारे दर्शकों को और हमारी पूरी टीम की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर हम आपसे दोबारा जब कोई ज्वलंत मुद्दा आएगा तो हम आपसे फिर संपर्क करेंगे। जी जी जी, जी। चलो कि इस मोड़ पर जुदा हो जाते हैं, चलो कि इस मोड़ पर जुदा हो जाते हैं, तुम्हें भी कल की फिक्र है, थके थके हम भी हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मिलते हैं फिर से। थैंक यू।